साहित्य पत्रिका साहित्यिकी में आप सभी श्रोताओं का आत्मीय वंदन। मैं हूं अक्षय रंजन वर्मा। साहित्य समय के पद चिन्हों को सुरक्षित रखने का वह मानवीय उपक्रम है जहां शब्द महज अर्थ नहीं बनते बल्कि हमारी साझा संवेदनाओं का पर्याय बन जाते हैं। यह हमारे भीतर के उस मौन का स्वर है जो कोलाहल के बीच भी मनुष्यता को जीवित रखता है। आज के इस अंक में हम सृजन के उन धरातलों की ओर चलेंगे जहां विचार अपनी सार्थकता और अनुभूति अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करती है। श्रोताओं, आज के इस अंक के मुख्य आकर्षण होंगे डॉक्टर राम कुमार मिश्रा से साहित्य पर वार्ता। साथ ही आप सुनेंगे कहानी पाठ श्री जयंत खानवलकर के द्वारा। कार्यक्रम के अंत में आप सुनेंगे श्री विजय गुप्त जी की कुछ प्रतिनिधि कविताएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए डॉक्टर राम कुमार मिश्रा की साहित्य विषय पर ये वार्ता। साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य की शक्ति तोप, तलवार और बम के गोलों से भी अधिक है। साहित्य के बारे में ऐसी पारिभाषिक सूक्तियाँ हम पढ़ते सुनते रहे हैं। यह सच है कि साहित्य मनुष्य की सभ्यता के विकास पथ का सहवर्ती है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की सांस्कृतिक चेतना के अनेक कला रूपों में अभिव्यक्त होती रही है। साहित्य रूप उनमें से एक है। साहित्य में उस समय का वर्तमान अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ तो उपस्थित होता ही है, उसमें भविष्य की संभावनाओं के संकेत सूत्र या प्रारूप भी छिपे होते हैं जो उस समाज की विकास प्रक्रिया को गतिशील बनाते हैं। साहित्य का काम समाज में तात्कालिक उत्तेजना पैदा करना नहीं है, बल्कि उसे वैचारिक एवं संवेदनात्मक विस्तार देकर जो है और जो होना चाहिए के बीच की खाई को पाटने के प्रयत्न के लिए तैयार करना है। हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि साहित्य ने अनेक बार व्यवस्थाओं के परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाई है। हालांकि यह भी सच है कि व्यवस्था परिवर्तन अकेले साहित्य के जोर से नहीं होता। परिवर्तन की पृष्ठभूमि में अनेक घटक सक्रिय होते हैं। साहित्य उन्हें साझी अभिव्यक्ति का मंच मुहैया कराता है और अपनी विशेष कलात्मक शक्ति से परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र करता है। फ्रांस की राज्य क्रांति का श्रेय रूसो के एक वैचारिक निबंध को दिया जाता है। सोवियत रूस एवं चीन सहित अन्य साम्यवादी क्रांतियां कार्ल मार्क्स के दार्शनिक साहित्य की उपज हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी साहित्य की महान भूमिका रही है। ये उदाहरण आधुनिक काल के हैं। प्राचीन एवं मध्यकाल में भी हुए पुनर्जागरणों का सक्रिय साक्ष्य साहित्य ही है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत और फिर अपभ्रंश से अनेक क्षेत्रीय बोलियों का विकास सामाजिक अंतरक्रियाओं के गत्यात्मक दबावों का ही परिणाम है। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का संवाहक क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित भक्ति साहित्य ही है, जिसमें भक्ति और भाषा साधन है और साध्य है आम जन की मुक्ति आकांक्षा। साहित्य का संबोधन है पाठक। पाठक चाहे वर्तमान में हो या भविष्य में, साहित्य को पाठक चाहिए ही। वह साहित्य व्यर्थ है जिसका कोई पाठक न हो। साहित्य विचार देता है और विचार विहीन कोई भी व्यवस्था अपंग है। आज की एक बड़ी चिंता है कि साहित्य के उत्पादन की अति विकसित तकनीक और सुविधाओं के बावजूद साहित्य से पाठक छिटकते जा रहे हैं। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय जो कुछ वर्षों पहले तक साहित्य सृजन के मुख्य केंद्र हुआ करते थे, आज वे लगभग साहित्य शून्य हो चुके हैं। कल तक इन्हीं शैक्षणिक संस्थाओं से वैचारिक आंदोलनों का सूत्रपात होता था। ये आंदोलन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को दिशा और गति देते थे। आज वहाँ वैचारिक सनाका सा छाया हुआ है। शहरों और कस्बों में लगातार होने वाली साहित्यिक गोष्ठियाँ अब कहीं दिखाई नहीं देती। पहले इन्हीं गोष्ठियों से साहित्य सर्जकों की नई पौध
तैयार होती थी। अब छिटपुट होने वाली गोष्ठियाँ या तो प्रायोजित और नितांत औपचारिक होती हैं या फिर पुराने आदतन साहित्यकारों की आत्मरति का सबब होती हैं। साहित्य की बड़ी पत्रिकाएं या तो बंद हो चुकी हैं या बंद होने की स्थिति में हैं। हाँ, आश्वस्त करने वाली एक बात यह है कि इधर छोटी छोटी अनियतकालीन लघु पत्रिकाओं की संख्या बढ़ी है। प्रकाशन व्यवसाय लगातार बढ़ रहा है, भले ही साहित्य के पाठक घट रहे हों। यदि हम साहित्य के पाठकों की ऐतिहासिक स्थिति पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि भारतेंदु काल में साहित्य राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई कर रहा था। अनेक पत्रिकाएं निकल रही थीं, उनके पाठक बढ़ रहे थे। समाज सुधार और स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन साहित्य को प्राण शक्ति दे रहे थे और साहित्य उन्हें गति और ऊर्जा दे रहा था। तब साहित्यकार एक सेनानी की भूमिका में था और पाठक उसका अनुगामी। यह स्थिति द्विवेदी काल में भी बनी रही। उपन्यास और कहानियाँ पहले मनोरंजन के लिए लिखी और पढ़ी जाती थीं। देवकीनंदन खत्री के तिलस्मी उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए अनेक अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। खत्री जी की ऐतिहासिक भूमिका इस बात में है कि उन्होंने अपने लेखन के जादुई प्रभाव से हिंदी का एक विशाल पाठक वर्ग तैयार किया, जिसका सीधा लाभ प्रेमचंद और उनके समकालीनों को मिला। प्रेमचंद ने उपन्यास और कहानी को जीवन और समाज की आलोचना का आधार बनाया। उन्होंने अपने लेखन से तत्कालीन भारतीय समाज के गर्हित पक्षों को उजागर किया और समाज निर्माण के प्रगतिशील तत्वों को प्रेरित किया। उनके लेखन में पाठक स्वयं अपनी भूमिकाएं देखता है और अपने परिवेश के परिचय से संवेदित होता है। प्रेमचंद ने अपढ़ किसान मजदूरों तक को अपना पाठक बना लिया, जो उनकी कहानियां सुनकर याद रखते थे। प्रेमचंद का पाठक वर्ग बाद के साहित्यकारों को भी मिला। नई कविता के पहले तक कविता भी अपनी संप्रेषणीयता और सांगीतिक बुनावट के कारण अपना बड़ा पाठक वर्ग रखती थी। बाद के समय में संश्लिष्टता और अमूर्तता ने कविता का पाठक वर्ग सीमित कर दिया। आज की कविता तो कवियों में भी बहुत लोकप्रिय नहीं रह गई है। आज एक बड़ा प्रश्न यह है कि साहित्य से उसके पाठक क्यों छिटक गए हैं। मैं इसके लिए साहित्यकारों और पाठकों को ज़्यादा जिम्मेदार नहीं मानता। दरअसल हमारा यह समय ही साहित्य और विचार विरोधी है। यह समय पूंजीवादी वर्चस्व में बाजार और मुनाफे का समय है। छोटे छोटे प्रकाशन संस्थानों को बड़े कारपोरेट घराने निगल चुके हैं। वे अधिकतम मुनाफे की होड़ में साहित्य को भी मुनाफे का उत्पाद बना रहे हैं। पुस्तकों की कीमतें आम पाठकों की पहुंच से बाहर हैं। 75% पुस्तकें सरकारी खरीदी के लिए छापी जाती हैं। पुस्तकें खूब छप रही हैं और थोक में बिक भी रही हैं, लेकिन उन्हें कोई पढ़ नहीं रहा है। वैश्वीकरण के इस दौर में सूचना ही शक्ति है का सूत्रवाक्य चारों ओर छाया हुआ है। ग्लोबल मीडिया के सौजन्य से सूचनाएं हमारे चारों ओर तैर रही हैं, लेकिन आप देखें कि इस शक्ति स्रोत सूचना का स्वरूप क्या है। इसके केंद्र में शासन और व्यापार के नए तरीके हैं। इस सूचना तकनीक से हमें सीखने, वर्णन करने और शिक्षित करने का कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सूचना तकनीक का परिणाम यह है कि हम बाजार में हैं और बाजार हमारे भीतर उतर गया है। यहाँ विचार के लिए कोई जगह नहीं है। बाजार के लिए वही विचार है जो बाजार का विस्तार करे। इसी बिंदु पर उत्तर आधुनिकता के कुछ चिंतक विचारधाराओं के अंत की घोषणा भी करते हैं। मीडिया क्रांति के पहले पढ़े लिखे घरों में किताबों और पत्र पत्रिकाओं का होना एक सम्मान की बात थी। गाँवों के चौपालों में भी कथा कहानी या मानस पाठ के आयोजन सांस्कृतिक खुराक का काम करते थे। लोगों के पास आपसी मेल जोल, विचार विनिमय और विमर्श के अवसर खूब थे। इस वातावरण में साहित्य पढ़ने का एक स्वाभाविक संस्कार विकसित होता था। टेलीविज़न के शयन कक्षों में पहुंचने के साथ ही यह समरसता भी टूट गई। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए।
फूहड़ एवं अश्लील धारावाहिकों ने पश्चिम के उच्छिष्ट मूल्यों से घर घर को पाट दिया। अब साहित्य के पठन पाठन के लिए लोगों के पास वक्त की कमी है। आज समूचे देश में व्यावसायिक शिक्षा का जोर है। यह जरूरी भी है, लेकिन अनियंत्रित और एक तरफा जोर ने साहित्य, कला, इतिहास, दर्शन जैसे शिक्षा के बुनियादी विषयों को उपेक्षित सा कर दिया है। समाज व्यवस्था सिर्फ उत्पादन तकनीक से ही नहीं चलती। संतुलित व्यवस्था नियमन के लिए विचारों की दरकार होती है। अकादमिक शिक्षा के प्रति उपेक्षा ने वैचारिक दारिद्र्य की स्थिति निर्मित कर दी है। उत्पादित वस्तुओं के उपभोग के लिए भी समाज में स्वस्थ मनुष्य होने चाहिए, और विचार ही मनुष्य को स्वस्थ बना सकते हैं, जबकि बाजार ने तो मनुष्य को भी वस्तु और एक यांत्रिक उपभोक्ता बना दिया है। ऐसे में साहित्य बाजार के आड़े आता है। विचारवान मनुष्य बाजार के माफिक नहीं होता। बाजार ने एक नई भाषा गढ़ ली है, जो साहित्य और लोक कलाओं की भाषा से अलग है। बाजार की यह नई भाषा साहित्य की भाषा को या लोक भाषा को निर्जीव बनाती है। आवश्यकता है कि हम विश्वव्यापी बाजार के केंद्रों को पहचानें और उसके षड्यंत्रों से बचाव के लिए नई नीति बनाएं। सोवियत क्रांति के बाद वहाँ आश्चर्यजनक रूप से साहित्य का प्रचार प्रसार हुआ था। पंडित नेहरू और टैगोर ने भारत में वैसी ही जन शिक्षा का स्वप्न देखा था। आज साहित्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती विश्वव्यापी मीडिया है। इसके बाजारवादी वर्चस्व को तोड़ने के लिए दूरगामी साहित्यिक सांस्कृतिक नीति बनाने की ज़रूरत है। बाजारवादी मीडिया जन शिक्षा का विकल्प नहीं बन सकता। यह काम साहित्य को ही करना होगा। साहित्य से छिटकते पाठकों को वापस जोड़ने के लिए विमर्शकारी विषयों को महत्व देना होगा। सर्वजन सुलभ गुणात्मक पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। परिवार, पाठशाला, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में इसके लिए वातावरण बनाना होगा। गांवों कस्बों तक पुस्तकालयों की ईमानदारी से स्थापना करनी होगी, तभी साहित्य को नए पाठक मिलेंगे। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर राम कुमार मिश्रा की साहित्य विषय पर वार्ता। अब सुनिए श्री जयंत खानवलकर द्वारा कहानी पाठ। अमित एक ऐसा युवक था जिसे दूसरों की सहायता करने में सुख की प्राप्ति होती थी। वह सदैव दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता। उसकी मदद केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वह पशु पक्षियों पर भी मेहरबान रहता। उसके मन में सभी के प्रति प्रेम, करुणा, दया के भाव विद्यमान थे। परोपकार की भावना तो उसमें कूट कूट कर भरी थी। अमित के माता पिता उसकी इस भावनाओं की वजह से चिंतित रहते थे। उनका मानना था, जहां आज के युग में सर्वत्र बेईमानी, धोखा, स्वार्थ भरा पड़ा है, वहां कई बार स्वयं को कष्ट और मुसीबत में डालकर परोपकार करना कहाँ की बुद्धिमानी है। बात अमित के बचपन की है। जब वह 12 वर्ष का बालक था, एक बार उनके घर के बाथरूम में ढेर सारी लाल चींटियां निकल आईं। अमित की मां ने अमित से कहा, बेटा, बाथरूम में कीटनाशक का छिड़काव कर दो। अमित मां की आज्ञा का पालन करने के लिए कीटनाशक का डब्बा लेकर बाथरूम में गया। वहां पहुंचकर उसने सोचा, इतनी चींटियों को मारने से इसका पाप मेरे सिर पर पड़ेगा। फिर कुछ देर बाद ये तो वैसे भी अपने बिल में चली ही जाएंगी। ऐसे निर्दोष जीवों को मारना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया। कुछ देर बाद अमित का छोटा भाई, जो करीब 5-6 साल का था, वह बाथरूम में घुसा। बस फिर क्या था, चींटियां उसके पैरों से चिपक गईं। वह जोर जोर से चीखने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अमित की मां आई। उन्होंने उसे बाथरूम से बाहर निकाला। अमित की मां ने उसके द्वारा छिड़काव न किए जाने पर इस अपराध को परोपकार की श्रेणी में न रखकर घोर लापरवाही माना और उसकी खूब मरम्मत की। इस प्रकार की कई घटनाएं अमित से जुड़ी हुई थीं। एक बार वह स्कूल जा रहा था। रास्ते में 3-4 कुत्ते
एक छोटे से पिल्ले पर आक्रमण कर रहे थे। बेचारा पिल्ला जोर जोर से चिल्ला रहा था। अमित से यह देखा नहीं गया। उसने पत्थर उठाकर एक कुत्ते को मारा। कुत्तों का ध्यान भटका। अब तक उन कुत्तों का निशाना वह पिल्ला था। अब वे अमित पर हमले को उतारू हो गए। कहने की आवश्यकता नहीं, उस समय अमित को एंटी रेबीज के पूरे 14 इंजेक्शन लगे थे। अमित के पिता ने समझाया कि दूसरों के बीच में पड़ना ठीक नहीं है, इससे हमारा नुकसान ही होता है। लेकिन अमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जब अमित कॉलेज पहुंचा तो इसी तरह की घटना घटी, परंतु इस बार कुत्ते नहीं, मनुष्य थे। एक चौराहे पर 3-4 लोग एक दुबले पतले युवक को पीट रहे थे। अमित कुछ देर तो शांत रहा, लेकिन उसे लगा यदि ये युवक ऐसे ही मार खाते रहा तो कहीं मर न जाए। बस फिर क्या था, उस युवक को बचाने वह तीनों आदमियों से भिड़ गया। मौके की नज़ाकत को देखकर मार खा रहा युवक वहाँ से रफू चक्कर हो गया। लेकिन उन 3 व्यक्तियों का गुस्सा अमित पर फट पड़ा। तीनों ने मिलकर अमित की रुई की तरह धुनाई की। उस घटना के बाद अमित कई दिनों तक अपनी मरहम पट्टी कराता रहा। इस घटना ने अमित को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसके मन में यह विचार आया कि मैं जो करता हूँ क्या वह सही है? किसी की मदद करने पर उसे क्या मिलता है? उल्टे कई बार उसकी मदद की वही अधर में उसे लटका कर भाग जाता है। जिसकी आर्थिक मदद की वह मेरे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। उसने निश्चय किया कि वह अब किसी की सहायता नहीं करेगा। उसके मित्र भी उसे प्रैक्टिकल बनने की सलाह दे चुके थे। एक बार अमित के पिताजी ने अपने मित्र से कुछ रुपए उधार लिए थे। रकम को वापस करने की अवधि भी समीप आ चुकी थी। अमित के पिता की समस्या यह थी कि उन्हें 8-10 दिन के लिए किसी आवश्यक काम से बाहर जाना था। अपने मित्र को रुपए देना भी आवश्यक थे। अतः उन्होंने रुपए पहुंचाने की जिम्मेदारी अमित को सौंपी। उन्होंने उससे कहा, देखो बेटे, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। रामनगर वाले सेठ धर्मचंद से मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे। अब चूंकि उन्हें रुपयों की सख्त आवश्यकता है, इसीलिए तुम ये रुपए उन तक पहुंचा दो। उन्होंने आगे कहा, देखो, काम जिम्मेदारी का है और रकम भी बड़ी है। संभल कर जाना, अपनी बाइक ले जाओ और हाँ, सावधानी बरतना। तुम तो जानते हो रास्ते में छोटा सा जंगल भी पड़ता है, लेकिन तुम कहीं रुकना मत। और एक बात का ध्यान रखो, किसी को अपने गाड़ी में बैठाने की आवश्यकता नहीं है। इतनी समझाइश देकर उन्होंने उसे रुपयों से भरा बैग दिया। अमित उनकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसने बैग लिया और उसे कंधे पर लटकाया। कुछ देर बाद अमित बाइक पर सवार था। बाइक हवा से बातें करने लगी। कुछ दूर जाने पर सड़क के किनारे खड़े एक युवक ने हाथों से गाड़ी रोकने का इशारा किया। अमित न चाहते हुए भी रुका। वह युवक बोला, भाई साहब, आप रामनगर की ओर जा रहे हैं क्या? अमित ने हाँ में सिर हिलाया। वह युवक गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई साहब, मेरी बीमार माँ के लिए मैं दवाई लेकर जा रहा हूँ। यदि आप मुझे लिफ्ट दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अमित असमंजस में था। उसने किसी की मदद न करने का मन बना लिया था, लेकिन उस युवक पर उसे न जाने क्यों तरस आ गया। उसने उसे अपने बाइक पर बैठा लिया। रास्ते में जंगल आया। कुछ दूर जाने पर पीछे बैठे युवक ने कहा, भैया गाड़ी रोक दीजिए। अमित ने गाड़ी रोक दी। मैं बस यहीं तक जाऊंगा, उस युवक ने कहा। अमित चौंका। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। दूर दूर तक न उसे कोई मनुष्य नज़र आया, न ही कोई घर। उसने कहा, तुम्हें तो रामनगर जाना था ना? मेरी बात छोड़िए साहब, सच बात तो यह है कि न तो मेरी कोई माँ है और न ही वह बीमार है, उस युवक ने कहा। फिर तुम मेरी गाड़ी में बैठे क्यों? अमित ने पूछा। मैं जानता हूँ कि आपका बैग रुपयों से भरा है और मेरा उद्देश्य इसे लूटने का था, वह युवक बोला।
मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे 2 साथी और इसी जंगल में आगे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग तीनों मिलकर आपको लूटते, परंतु मैंने अब अपना इरादा बदल लिया है। अमित उसे आश्चर्य से देखते हुए अमित ने उससे पूछा, मैं समझा नहीं। ये सच है कि मैं आपको लूटने के इरादे से आपकी गाड़ी में बैठा था। रास्ते में मुझे आपका चेहरा जाना पहचाना लगा। फिर मुझे याद आया कि एक बार 3 लोग मुझे पीट रहे थे, तब आपने मुझे बचाया था। मेरे बदले उन्होंने आपको पीटा था, जबकि आप मुझे जानते भी नहीं थे। लूटपाट तो मैं अपने पेट के लिए करता हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ही। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, फिर मैं अपने ऊपर किए एहसान कैसे भूल सकता हूँ। आप उस शॉर्टकट रास्ते से निकल जाइए। इतना कहकर वह तेजी से पलटा। अमित उसे कुछ कहता, उससे पहले ही वह जंगल के झाड़ियों में गुम हो गया। अमित ने अपने बैग को टटोला। रुपए सुरक्षित थे। उसे लगा लोगों की सहायता न करने का फैसला उसने शायद जल्दबाजी में लिया था। उसने जान लिया था कि परोपकार के रास्ते में रुकावटें, परेशानियां तो आती हैं, लेकिन यही सच्चा रास्ता है और परोपकार का फल सदैव मीठा और सुखद होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहानी पाठ श्री जयंत खानवलकर द्वारा। कार्यक्रम के आखिर में अब सुनिए श्री विजय गुप्त की प्रतिनिधि कविताएं। कुछ कविताएं प्रस्तुत हैं। पहली कविता शीर्षक है धार। बांस के जंगल जले, पितृसम वृक्षों के अब देवता चले। बांस के जंगल जले, पितृसम वृक्षों के अब देवता चले। कुल्हाड़ियों की धार पर मेरा समय है, धार को अब धार से ही काटना है। बेधार जीवन रुग्णता है, वंचना है, धार से लगकर धरा को धारना उद्धारना है। दूसरी कविता शीर्षक पार। अवसन्न मन है, दग्ध तन है, रक्त में धन मिर्च बोली में लपट है। अवसन्न मन है, दग्ध तन है, रक्त में धन मिर्च बोली में लपट है। अवसन्न मन है, दग्ध तन है, रक्त में धन मिर्च बोली में लपट है। कपट के अग्निदह में डूबना है, पार जाना है। शीर्षक भूख। मेरे लिए जीना मुश्किल है, वे हंस रहे हैं। मेरे लिए जीना मुश्किल है, वे हंस रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वे कोचे जा रहे हैं। मेरे लिए जीना मुश्किल है, वे हंस रहे हैं। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं, वे कोचे जा रहे हैं। मेरे घुटने कांप रहे हैं, वे पालकी में सवार चिचियाए जा रहे हैं। बढ़े चलो, बढ़े चलो। सभी कुछ अगमग डगमग भाप के पर्दे में। सभी कुछ अगमग डगमग भाप के पर्दे में। मैं संभलते संभलते भी ढेर हो गया हूँ। भूख के हरे पीले काले फूल आँखों में बह रहे हैं। मैं संभलते संभलते भी ढेर हो गया हूँ। भूख के हरे पीले काले फूल आँखों में बह रहे हैं। माइकल जैक्सन नाच रहा है, खेल रहे हैं रग्बी इराकी बस्तियों में अमरीकी। माइकल जैक्सन नाच रहा है, खेल रहे हैं रग्बी इराकी बस्तियों में अमरीकी। फड़फड़ा रहे हैं मंदिर के गर्भगृह में घोषणा पत्र। चेतना की ज़मीन पर मूर्छा रेंग रही है। चेतना की ज़मीन पर मूर्छा रेंग रही है। पता नहीं कहाँ हूँ मैं, पता नहीं कहाँ हूँ मैं। भारत में, इराक में या फिर सोमालिया में। पता नहीं कहाँ हूँ मैं, भारत में, इराक में या फिर सोमालिया में। भूख रगों में नींद बन रही है, धरती घूम रही है। अगली कविता शीर्षक रूपांतरण। डालों से छूटे हुए पत्ते अपने अकेलेपन में पेड़ के बारे में ही सोचते हैं। डालों से छूटे हुए पत्ते अपने अकेलेपन में
पेड़ के बारे में ही सोचते हैं, धरती उन्हें दिल में रख लेती है। भाषा के साम्राज्य से फेंक दिए गए शब्द, भाषा के साम्राज्य से फेंक दिए गए शब्द अपने निर्वासन में भाषा के बारे में ही सोचते हैं। कविता उन्हें जिल्दों में रख लेती है। भाषा के साम्राज्य से फेंक दिए गए शब्द अपने निर्वासन में भाषा के बारे में ही सोचते हैं। कविता उन्हें जिल्दों में रख लेती है। छूटे हुए पत्तों की कराह से मिल जाती हैं निर्वासित शब्दों की चीखें, झींगुरों फतिंगों की प्राचीनतम आवाज़ें, और धरती थोड़ी और बदल जाती है, और धरती थोड़ी और बदल जाती है, और अपने ही अक्ष से हिल जाता है भाषा का ब्रह्मांड। अगली कविता, हरी भाषा के साथ। निरक्षरों तक अक्षर वैसे नहीं पहुँचे जैसे जड़ों तक पानी पहुँचता है, जैसे धूप तक सूरजमुखी। निरक्षरों तक अक्षर वैसे नहीं पहुँचे जैसे जड़ों तक पानी पहुँचता है, जैसे धूप तक सूरजमुखी। प्रकृति की विराट पुस्तक के सर्वोत्तम पाठकों तक अक्षर सूखे और मरे हुए पत्तों की तरह पहुँचे। प्रकृति की विराट पुस्तक के सर्वोत्तम पाठकों तक अक्षर सूखे और मरे हुए पत्तों की तरह पहुँचे। मृत अक्षरों की शोभा यात्रा में संभ्रांत शहरी मुर्दे जब साक्षरता का ढोल पीट रहे थे, तब पानी जड़ों से होकर जिंदा हरे पत्तों में नाच रहा था। मृत अक्षरों की शोभा यात्रा में संभ्रांत शहरी मुर्दे जब साक्षरता का ढोल पीट रहे थे, तब पानी जड़ों से होकर जिंदा हरे पत्तों में नाच रहा था, और विकट अंधकार में भी सूरज सूरजमुखी के भीतर जाग रहा था, और अ से लेकर ज्ञ तक फैली महाप्रकृति के साथ जाग रहे थे निरक्षर किंतु अक्षरजन, और अ से लेकर ज्ञ तक फैली महाप्रकृति के साथ जाग रहे थे निरक्षर किंतु अक्षरजन, जीवित और हरी भाषा के साथ। एक छोटी कविता और। मुझे कितनी जगह चाहिए थी, मुझे कितनी जगह चाहिए थी, सूखते कंठ में प्यास जितनी। मुझे कितनी जगह चाहिए थी, सूखते कंठ में प्यास जितनी, बीज भर मिट्टी जितनी, आंसू भर आँख जितनी। मुझे कितनी जगह चाहिए थी, सूखते कंठ में प्यास जितनी, बीज भर मिट्टी जितनी, आंसू भर आँख जितनी। मैं जल भरे घड़ों के पास गया, वहाँ आग थी। मैं मिट्टी के पास गया, वह बांझ हो रही थी। मैं आँखों के पास गया, वहाँ रेत उड़ रही थी। पनिहरिन ने कहा, घड़ों से पानी झुक कर मांग। किसान ने कहा, मिट्टी का सम्मान कर माथे से लगा। आँखों ने कहा, कविता ला और भर दे हमको आंसू आग और बिजली से। पनिहारिन ने कहा, घड़ों से पानी झुक कर मांग। किसान ने कहा, मिट्टी का सम्मान कर माथे से लगा। आँखों ने कहा, कविताएं ला और भर दे हमको आंसू आग और बिजली से। अब आग हूँ मैं, पानी हूँ मैं, बिजली हूँ मैं, मिट्टी हूँ मैं। आखिरी कविता, शीर्षक इच्छा। भाषा में मिल जाए अल्प विराम जितनी जगह, शब्दों के बीच जमा रहूं चुपचाप हाइफन की तरह। फैल जाऊं धरती पर माँ की हथेली से बंधे शिशु के एक उंगली जैसे विश्वास की तरह। पृथ्वी से, आकाश से, हवा से, जल से मैंने यही प्रार्थना की है। पृथ्वी से, आकाश से, हवा से, जल से मैंने यही प्रार्थना की है। 42 बरस से पृथ्वी घुल रही है मेरी सांसों में। 42 बरस से पृथ्वी घुल रही है मेरी सांसों में। हवा के पंख लिए आकाश उतर रहा है हृदय में। जल की चमक से भर गई हैं आँखें, और मैं शिशु की एक उंगली होकर घूमता जा रहा हूँ, एक हथेली से अनंत हथेलियों तक।
एक हथेली से अनंत हथेलियों तक। अभी आप श्री विजय गुप्त से कविता पाठ सुन रहे थे और इस कविता पाठ के साथ ही आज की साहित्यिक पत्रिका साहित्यिकी का यह अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक के साथ आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।